बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएससी ज़ूलॉजी और उसके अंदर जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो है ज़ूलॉजी ए। ज़ूलॉजी ए के अंदर आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो है एवोल्यूशन के बारे में। उसका फर्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ इंट्रोडक्शन एंड प्री डार्विनियन थ्योरीज। तो सिंपली इंट्रोडक्शन से बात करते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे। आप लोग जानते हैं कि एवोल्यूशन वो प्रोसेस होता है जिसकी वजह से एनिमल्स सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होते हैं। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। और अगर इसके बारे में लिटरली बात की जाए तो ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और ये मजमुआ होता है बेसिक टू वर्ड्स का। एक है ई और दूसरा जो है वो है वेलवेयर। ई रिलेट करता है वेयर से और वेलवेयर जो है ये रिलेट करता है टू रोल। तो लिटरली इसकी जो मीनिंग बनती है वो है अनफोल्डिंग और अनरोलिंग, यानी कि अनफोल्डिंग या अनरोलिंग जो है वो इसका लिटरल मीनिंग है एवोल्यूशन का। तो सिंपली अगर बात की जाए तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी कि ग्रेजुअल प्रोसेस जिसके अंदर जो है कंडीशंस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती हैं। तो वो आपके पास ग्रेजुअल प्रोसेस क्या कहलाता है? एवोल्यूशन कहलाता है। इसकी टू मेजर टाइप्स होती हैं। एक होता है इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन होता है। इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ये डेवलपमेंट है, ये चेंज है अशिया की, चीजों की। स्पीशीज के अलावा इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनका अगर सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना डिस्कस किया जाता है या उनका सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर चेंज होना क्या कहलाता है? इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। वो प्लैनेट्स का चेंज हो सकता है, वो स्टार्स की हम चेंज की बात कर सकते हैं या अर्थ की टोपोग्राफी की चेंज की बात कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इसके बरक्स होता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्पीशीज का जो है सिंपल फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होना या स्पीशीज का जो चेंज है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से होना, ये क्या कहलाता है? ये ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है। तो ये मेजर डिफरेंस है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा जो स्पीशीज जो अशिया का चेंज है वो इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहलाता है और जो स्पीशीज का या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज आता है उस प्रोसेस को, उस ग्रेजुअल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्री डार्विनियन थ्योरीज के हवाले से कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डार्विन से पहले जो है एवोल्यूशन का कंसेप्ट बताया, कुछ ना कुछ एवोल्यूशन के बारे में अपनी डिटेल्स प्रोवाइड की। तो पहला जो नाम आता है वो है ग्रीक फिलोसफर्स। उनके अंदर ज़ेनोफेन्स की बात की जाती है, एम्पिडोकल, अरिस्टोटल, ये साइंटिस्ट थे, ये अर्ली ग्रीक फिलोसफर थे। इन्होंने कुछ ना कुछ एवोल्यूशन के बारे में आइडिया प्रोवाइड किया। तो सबसे पहले जो एवोल्यूशन चेंज का आइडिया था वो ग्रीक फिलोसफर ने दिया और इन्होंने फोसिल्स को जो है एविडेंस के तौर पे बताया। जो पहले स्पीशीज मौजूद थी, जो पहले जो लाइफ मौजूद थी, उनके जो एविडेंस है वो दिए फॉसिल्स की फॉर्म में। उन्होंने फॉसिल्स को ऑर्गेनाइज किया और अर्ली लाइफ का एक जो है एविडेंस प्रोवाइड किया। इनके अलावा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट है उसके बारे में बात की जाए तो जॉर्ज लुइस डफन, ये साइंटिस्ट, इसने डिटेल के अंदर चेंज के बारे में अपने जो है व्यूज बयान किए। इसने सबसे पहले बताया कि जो एनिमल टाइप की मॉडिफिकेशन होती है उसके ऊपर इन्वायरमेंट का रोल होता है। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है एनिमल्स की मॉडिफिकेशन के ऊपर। इसके साथ साथ इसने और क्या किया? कंपैरेटिव एनाटॉमी को स्टडी किया और इसी तरीके से रिलेटेड एनिमल जो थे, तीसरा काम इसने ये किया कि रिलेटेड एनिमल के अंदर जो पर्टिकुलर ऑर्गन की वेरिएशन है उनको ऑब्जर्व किया और बताया कि ये किस तरीके से रिलेटेड एनिमल के अंदर ये डिफरेंट होते हैं, कैसे उनके अंदर चेंज आता है, ताकि कंपैरिजन की वजह से एक आइडिया हो सके कि कौन कौन सी जो है ऑर्गन, कौन कौन से जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई हुए। इसी के साथ साथ कंपैरेटिव एनाटॉमी क्योंकि ये पढ़ रहा था तो इसने वेस्टिजियल स्ट्रक्चर, वेस्टिजियल ऑर्गन को भी स्टडी किया और देखा कि ये जो है स्ट्रक्चर इंसेस्टर में मौजूद थे, एक प्रॉपर जो रोल परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन डिसेंडेंट्स के अंदर मौजूद हैं लेकिन एक स्पेसिफिक रोल परफॉर्म नहीं कर रहे। तो उसकी बुनियाद के ऊपर इसने एवोल्यूशन या चेंज का कुछ ना कुछ कंसेप्ट प्रोवाइड किया। तो इन तमाम बातों से उसने एक ही कंक्लूजन निकाला कि स्पीशीज जो है उनके डेवलप होने के लिए जरूरी है कि चेंज अक्कर हो।
चेंज मस्ट हैव अकर्ड, ठीक है, कि अगर एक पास्ट में बात की जाए तो चेंज क्या हुआ, अकर हुआ है। तीसरा जो साइंटिस्ट आता है प्री डार्विन थ्योरी के अंदर जिसको हम पढ़ते हैं वो है चार्ल्स लॉयड। चार्ल्स लॉयड इसने थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म बताई। थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म क्या है कि जो बिहेव है यहाँ पे इंडिविजुअल का या यहाँ पे क्या है कि इन्वायरमेंट का, वो जिस तरह पास्ट में था वैसा ही आज है और इन फ्यूचर भी वैसे होगा। उसी से रिलेटेड इसने अगली बात की कि अर्थ इज मैनी मिलियन ईयर ओल्ड, ये बहुत पहले की है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो बनी हुई है रॉक से। और रॉक्स कैसे बनी है, दे आर फॉर्म्ड बाय द स्लो एक्यूमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स, सेडिमेंट्स की स्लो एक्यूमुलेशन है जिसकी वजह से क्या हुआ, रॉक्स की फॉर्मेशन हुई है। आगे एक बहुत ही मशहूर नेम जिसको हम अक्सर बुक्स के अंदर पढ़ते रहते हैं, अर्ली मैट्रिक क्लासेस को स्टडी कर लेते हैं, वो है जेन बैप्टिस्ट डी लामार्क। इसने बताया कि फॉसिल जो रिकॉर्ड है वो एवोल्यूशनरी थ्योरी को एक्सप्लेन करता है और इसी के साथ साथ जो है उसने एक अपनी थ्योरी पेश की, इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, जिसको मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर कहते हैं, जो एवोल्यूशन चेंज को एक्सप्लेन करती है। और इसने सबसे स्ट्रॉन्ग फर्स्ट टाइम आइडिया जो दिया एवोल्यूशन के बारे में वो यही इसी फॉर्म में दिया, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर में दिया और इसने बताया कि इस टाइप से एवोल्यूशन अक्कर होता है। नेक्स्ट जो है वो डार्विन और वेलेस की फॉर्म में, एयर वेलेस की फॉर्म में हम लोग पढ़ते हैं। तो इन्होंने क्लियर कट, ठीक है, एविडेंसेस के साथ एवोल्यूशन को एक्सप्लेन किया और इनके जो आइडियाज थे ग्रेटेस्ट थे, जिन्होंने लोगों को प्रॉपर वे में, ठीक है, दलाइल के साथ कन्विंस किया कि एवोल्यूशन अक्कर होता है। और इनकी जो थ्योरी है उसको हम क्या कहते हैं, डार्विन वेलेस थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड था जिसके अंदर हमने जो है कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताया जिन्होंने एवोल्यूशन के बारे में कंसेप्ट दिया। आगे आपके पास क्या है कि फर्स्ट वन जिसने कुछ ना कुछ बेटर वे में, ठीक है, एवोल्यूशन को पेश किया वो था लामार्क, जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क। जीन बैप्टिस्ट डी लामार्क ने जो एवोल्यूशन का क्या किया था, आइडिया दिया था फर्स्ट वन। तो इसके लाइफ स्पैन की बात की जाए 1744 से 1829 तक इसका लाइफ स्पैन है। और इसके इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था, फ्रांस का रहने वाला था, फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था और इसने जूलॉजी के अंदर बहुत सारी कंट्रीब्यूशन दी, जिनमें से इंपॉर्टेंट क्या था, एनिमल्स की क्लासिफिकेशन, उस हवाले से इसने बहुत सारा काम किया, नेचुरलिस्ट था। और इसको जो है थ्योरी ऑफ चेंज, ठीक है, ये इसको बहुत ज्यादा याद रखा जाएगा क्योंकि इसने बात की थी कि चेंज कैसे अक्कर होती है, उसकी थ्योरी दी थी। क्लासिफिकेशन तो इसने की ही की, लेकिन इसने जो थ्योरी ऑफ चेंज के बारे में काम किया और इसका ये मानना था स्पीशीज कभी भी कांस्टेंट नहीं होती, उनके अंदर मॉडिफिकेशन होती रहती है, चेंज आता रहता है। और इस वजह से उसने बताया कि जो आज स्पीशीज प्रेजेंट हैं, एग्जिस्टिंग स्पीशीज हैं, ये बनी है मॉडिफिकेशन के बाद, तो ये एग्जिस्टिंग स्पीशीज है। ये शॉर्ट सा इसका क्या था, इंट्रोडक्शन था और इसने जो है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के ऊपर काम किया था। और वो थ्योरी जो है क्या कहलाती है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाती है। लामार्क की ये थ्योरी जो है थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर कहलाती है। और इसका मेन जो थीम था, मेन सिनेरियो था, वो ये था कि ऑर्गेनिज्म डिवेल्प करते हैं न्यू ऑर्गन को या मॉडिफाई करते हैं एग्जिस्टिंग ऑर्गन को जैसे वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दूसरे अल्फाज में कि ऑर्गन चेंज होते हैं जैसे जैसे क्या होती है, ठीक है, उनकी जरूरत जो है वो बढ़ती है, उस तरीके से ऑर्गन जो है वो चेंज होते रहते हैं। इसकी एग्जांपल उसने दी जिराफा के अंदर, जिराफ्स के अंदर, ठीक है। तो ये इस डायग्राम के अंदर आपको शो हो रहा है, इस पिक्चर के अंदर आपको क्लियर हो रहा है कि इंसेस्टर जो थे वो क्या थे, शॉर्ट नेक वाले थे और उन्होंने फीडिंग स्टार्ट की किसके ऊपर, हायर ब्रांचेस ऑफ ट्रीज के ऊपर। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, नेक को स्ट्रेच करना पड़ा, ठीक है। तो इस प्रैक्टिस को उन्होंने आगे से आगे क्या किया, कंटिन्यू रखा और एक टाइम आया कि उनके अंदर हायर शोल्डर और लॉन्गर नेक की फॉर्मेशन होगी, अक्वायर हो गया। तो आज जो आपको जिराफ्स नजर आते हैं उनकी जो नेक्स है वो लॉन्गर है। तो इस वजह से लामार्क ने एक जो है अपनी स्टेटमेंट दी कि किसी ऑर्गन का यूज जो है ऑर्गन को हाईली डेवलप करता है और इसका डिसयूज जो है वो ऑर्गन को क्या कर देता है, डीजनरेट कर देता है। और इस जो थ्योरी ये प्रॉपर ये आपके पास फुल एंड फाइनल नहीं है,
जो फुली तौर पे एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करे, इसलिए इसके ऊपर काफी सारे ऑब्जेक्शन और क्रिटिसिज्म भी आया, ठीक है। और ये जो है उसने जो है इसको 1802 के अंदर उसने जो इसको पब्लिश किया, लेकिन उसको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा सोशल और साइंटिफिक क्रिटिसिज्म का। उस दिन भी जिस दिन इसने पब्लिश किया उसको ये क्रिटिसिज्म करना पड़ा। उसकी रीजन क्या थी, क्यों उसको क्रिटिसिज्म करना पड़ा? क्योंकि सबसे पहली बात तो यह कि सोसाइटी तब इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी कि कोई जो है एवोल्यूशन अक्कर होने का कंसेप्ट नहीं था। अक्सर लोग जो ये कहते थे कि ये नहीं हो सकता, इसलिए जो है वो जनरली एग्री नहीं कर रहे थे एवोल्यूशन चेंज के आइडिया के साथ। तो पहली बात तो ये थी जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या क्रिटिसिज्म हुआ। दूसरी चीज, साइंटिफिक वे में साइंटिस्ट को कन्विंस करने के लिए उसके पास जो है स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस नहीं थे, एनफ एविडेंसेस मौजूद नहीं थे जिसके जो साइंटिस्ट को क्या कर सकता, कन्विंस कर सकता है। और इसी के साथ साथ जो एवोल्यूशन थ्योरी को ठीक है एडवोकेट करता रहा और उसकी बुनियाद के ऊपर उसको क्या हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ। और आज भी इसके ऊपर क्या है, क्रिटिसिज्म होता है, लोग इसको नहीं मानते, इसको जो है अच्छी थ्योरी नहीं कहते। तो आज क्या रीजन है, आज ये है कि इनहेरिटेंस के मैकेनिज्म को डिफेंड करने के लिए इसको क्या किया जाता है, क्रिटिसाइज किया जाता है। क्योंकि इनहेरिटेंस जो है वो अक्सर एक और वे में होती है और उसके जो करेक्टर हैं वो किसी और वे में चलते हैं। और ये आपके पास जो सपोर्टिंग एविडेंसेस को अभी तक क्या कहते हैं, लैक करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं इनहेरिटेंस जो अक्सर होती है या नेक्स्ट जनरेशन के अंदर जो करेक्टर पहुंचते हैं वो गैमीट्स के अंदर पहुंचते हैं। तो जरूरी है गैमीट्स लेवल के ऊपर जो डीएनए है उसके अंदर चेंज अक्कर हो, तब जाके नेक्स्ट जनरेशन के अंदर चेंज आएगा। तो किसी एक इंडिविजुअल के अंदर अगर कोई कैरेक्टर मॉडिफाई होता है तो नेक्स्ट जनरेशन के अंदर वो नहीं ट्रांसफर होगा जब तक गैमीट्स लेवल के ऊपर चेंज नहीं आएगा। तो इन बुनियादों के ऊपर क्या उसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया जाता है। वो इसकी थ्योरी क्या थी, इनकरेक्ट थी, लेकिन फिर भी ठीक है इसको बुक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। आर.डी. लवार का नाम याद किया जाता है क्योंकि उसको याद किया जाता है एवोल्यूशनरी चेंज के आइडिया को प्रमोट करने में। तो ये बेटा आपके पास सारा क्या था, एवोल्यूशन के इंट्रोडक्शन और प्री डार्विनियन थ्योरीज, लमार के थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कार्ड कैरेक्टर। इसके बाद हम लोग डार्विन और एवोल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको कमेंट्स बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।